Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today our discussion topic is periodicity of properties. सबसे पहले periodicity of properties इसका हम concept देखते हैं, इसके बाद हम इसको define करते हैं। तो अगर हम periodic table को देखें, हमें पता है इसमें 7 periods हैं जिनको हम horizontal rows कहते हैं और इसमें 18 columns हैं जिनको हम ग्रुप्स भी कहते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें, जैसा कि पहले हमने बात की है पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर हम ग्रुप्स की बात करते हैं तो ग्रुप्स में वो वाले एलिमेंट्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। अब अगर हम देखें, फर्स्ट ग्रुप है हमारे पास ये वाला हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम वगैरह का, इन सब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ सेम है। अब हाइड्रोजन फर्स्ट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का। हाइड्रोजन के बाद सेकंड एटॉमिक नंबर है हीलियम का। तो अब हाइड्रोजन और सेकंड नंबर पे हीलियम, अगर हम थर्ड पे बात करें तो हमारे पास लिथियम है। इसका मतलब है दो एलिमेंट्स के बाद फिर वही प्रॉपर्टीज रिवाइज हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। उसके बाद अगर हम देखें, लिथियम के आगे एलिमेंट एटॉमिक नंबर 3 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। सेकेंड पीरियड में 8 एलिमेंट्स के बाद अगर हम 9 पे आते हैं तो 8 एलिमेंट्स के बाद फिर वही प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट हमारे पास आ गया है। उसके बाद सेकेंड पीरियड भी ऐसे ही है, थर्ड पीरियड भी ऐसे ही है। 8 एलिमेंट्स के बाद हमारे पास वही दोबारा एलिमेंट आ जाएगा जिनकी प्रॉपर्टीज ग्रुप में सेम है। उसके बाद अगर हम इधर से जाएं फोर्थ पीरियड के ऊपर तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 एंड 18 एलिमेंट्स के बाद जो 19th नंबर पे है, इनकी प्रॉपर्टीज वही हैं जो बाकी एलिमेंट्स की हैं। इसका फिर क्या मतलब है, पीरियड में फर्स्ट पीरियड में दो एलिमेंट के बाद वही प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट हमारे पास आ गया। उसके बाद सेकंड और थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स हैं, इनके 8 एलिमेंट्स के बाद फिर वही प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट हमारे पास आ गया। उसके बाद 18 एलिमेंट्स हैं, ये 4 और 5th पीरियड है। तो इसके 18 एलिमेंट के बाद वही सेम प्रॉपर्टी वाला एलिमेंट रिपीट हो गया। उसके बाद फिर 32 एलिमेंट्स हैं पीरियड 6 में, तो 32 एलिमेंट्स के बाद फिर वही हमारे पास एलिमेंट आ गया जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है। तो इसका मतलब है प्रॉपर्टीज, सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज हमारे पास कब कब आ रही है, जब जब पीरियड चेंज हो रहे हैं। मींस 2 एलिमेंट्स के बाद, फिर 8 एलिमेंट्स के बाद, फिर 18 एलिमेंट्स के बाद, फिर 32 एलिमेंट्स के बाद। तो इसको ही हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। मींस प्रॉपर्टीज सिमिलरिटीज कितने एलिमेंट्स के बाद आ रही हैं। अब इसको हम डिफाइन करें अगर, तो इसकी डेफिनेशन, द रेपिटेशन ऑफ द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज। ये वाले एलिमेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज सेम है, दोबारा रिपीट हो रहे हैं। कितनी देर बाद रिपीट हो रहे हैं, इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। जैसे हम इनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है, जैसे जैसे हम इनका ऐसे पीरियड में एटॉमिक नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, तो एक फिक्स इंटरवल के बाद, एक खास इंटरवल के बाद इनकी प्रॉपर्टीज चेंज सेम हो रही हैं। मींस दोबारा रिपीट हो रही हैं सिमिलर प्रॉपर्टीज। इसको ही हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। अब इसमें कितने कितने एलिमेंट्स के बाद ये प्रॉपर्टीज चेंज हो रही हैं। पहले पीरियड में हमने बात किया 2 एलिमेंट्स के बाद थर्ड वाले की प्रॉपर्टी से सेम है हाइड्रोजन के साथ। फिर सेकंड पीरियड में 8 एलिमेंट के बाद सोडियम की प्रॉपर्टी बाकी दोनों से सेम है, सिमिलर है बाकी दोनों के साथ। तो अब हमारे पास ये जो खास एटॉमिक नंबर के इंटरवल हैं,
इनको हम कहते हैं मैजिक नंबर्स। एटॉमिक नंबर इंटरवल्स और नंबर्स टू, फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, सेकंड 8, सेकंड और थर्ड में, और उसके बाद 4 और फिफ्थ में 18, और उसके बाद 6 में 32 एलिमेंट्स। तो इतने इंटरवल, एटॉमिक नंबर के इंटरवल के बाद वही प्रॉपर्टीज दोबारा रिपीट हो रही हैं, इनको हम कहते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। बिल्कुल आसान सा इसका कॉन्सेप्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें ये वाली प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, ये सभी में अगर हम देखें इसका एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है तो ये प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब एटॉमिक नंबर का ये पीरियोडिक फंक्शन है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ये कौन कौन सी चेंज होंगी एटॉमिक नंबर के साथ, वो हैं एटॉमिक और आयनिक रेडियस, इसके अलावा आयोनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी। ये सारी प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर का पीरियोडिक फंक्शन है, मींस एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं और एटॉमिक नंबर के साथ ही चेंज होती रहती हैं। इसको हमने नेक्स्ट स्टडी करना है। इन प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने से पहले, इन टर्म्स को डिस्कस करने से पहले अगर थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट देख लें जो कि इसमें यूज होगा, तो सबसे पहले है शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एटॉमिक रेडियस या फिर इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी वगैरह इन प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें शील्डिंग इफेक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सबसे पहले इसमें थोड़ा सा हम इसका कॉन्सेप्ट देख लेते हैं कि शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट हम किसको कहते हैं। द डिक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द न्यूक्लियस ऑन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंटरनिंग इलेक्ट्रॉन इज नोन एज शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। इसको ऐसे एक्सप्लेन करें तो इजीली समझ आ जाएगा कि अट्रैक्टिव फोर्स का कम होना, कौन सी अट्रैक्टिव फोर्स, जो कि न्यूक्लियस आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगा रहा है। ये वाला न्यूक्लियस है, ये जो आखिरी शेल के इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है उसको वो कह रहे हैं कि ये डिक्रीज होती है फोर्स। किस वजह से डिक्रीज होती है? इन द प्रेजेंस ऑफ इंटरनिंग इलेक्ट्रॉन, इनके दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उस वजह से। ये वाला न्यूक्लियस और ये इसका आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन है, इनकी आपस में अट्रैक्टिव फोर्सेस कम हो रही हैं, डिक्रीज हो रही हैं। किस वजह से? ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से। इसको हम कहते हैं शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ये क्या करता है? न्यूक्लियस की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन को कम करता है। ये किस वजह से कम करता है? क्योंकि ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन की आखिरी इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन होती है। रिपल्शन की वजह से ये इसकी अट्रैक्टिव फोर्सेस को कम करता है। न्यूक्लियस के ऊपर हमें पता है पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव। न्यूक्लियस का काम होता है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना न्यूक्लियस के लिए बहुत आसान है, दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको अट्रैक्ट करना भी आसान है, दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसको भी अट्रैक्ट करना आसान है, दरमियान में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब हम इसकी बात करें तो तब ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तब न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन उतनी नहीं होगी जितनी होनी चाहिए, बल्कि इससे कम होगी। कम किस वजह से? क्योंकि ये दरमियान वाले इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करते हैं। तो बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ये वाला जो न्यूक्लियस, इसमें हमें पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी न्यूट्रॉन्स भी होते हैं। तो जो प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर को ही हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहते हैं, एटॉमिक नंबर को ही हम न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। इसके ऊपर चार्ज कितना है, प्रोटॉन कितने हैं। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और न्यूक्लियर चार्ज इन दोनों में डिफरेंस है। अब अगर हम बात करें, सपोज करें कि ये दरमियान में इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो तब ये न्यूक्लियस के लिए इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना इसकी निस्बत आसान है, क्योंकि दरमियान में रिपेल करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई स्क्रीन इसके दरमियान में नहीं है।
तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन जब दरमियान में इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तब इसकी उतनी अट्रैक्शन इसके साथ नहीं होगी जितनी एक्चुअल में होनी चाहिए। उसको हम कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज द रिड्यूस न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कौन सा है? जो कि कम होता है किस वजह से? न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय आउटर इलेक्ट्रॉन ड्यू टू शील्डिंग और इनर इलेक्ट्रॉन्स। ये न्यूक्लियर चार्ज कम किस वजह से हो रहा है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दरमियान में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये शील्ड करते बनाते हैं या फिर स्क्रीन बनाते हैं, जिससे न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्शन कम होती है। अब ये उतना चार्ज नहीं एक्चुअल जितना इसको न्यूक्लियर चार्ज को होना चाहिए। इस वजह से इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहते हैं, क्योंकि ये इफेक्टिव किस वजह से है? यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। दरमियान में इलेक्ट्रॉन आने की वजह से यहाँ इस इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाएगा। इस वजह से इसको हम टर्म में लेते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अब एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जी किसके इक्वल है? एटॉमिक नंबर, या फिर इसको हम कहते हैं एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज माइनस सिग्मा, हम कहते हैं स्क्रीनिंग कांस्टेंट। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किसके इक्वल है? एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज में से अगर हम स्क्रीनिंग कांस्टेंट को निकाल दें। अब इसका क्या मतलब है? ये वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कब होगा? जब ये वाला एक्चुअल दरमियान में जब इलेक्ट्रॉन ना हो, अगर ये वाले दरमियान वाले स्क्रीन को हम निकाल दें, एक्चुअल में से अगर इस स्क्रीन को, स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम निकाल दें, तब इसको हम कहेंगे ये वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है। ठीक है, एक्चुअल न्यूक्लियर चार्ज जब यहाँ पे स्क्रीनिंग इफेक्ट नहीं होगा, डायरेक्टली न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इस स्क्रीन आने की वजह से, इलेक्ट्रॉन के दरमियान में शील्ड होने की वजह से एक्चुअल उतना न्यूक्लियर चार्ज नहीं है जितना होना चाहिए, बल्कि उससे कम है। इस वजह से इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। तो उम्मीद है इसकी आपको समझ आ गई होगी कि शील्डिंग और स्क्रीनिंग इफेक्ट और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोनों को हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है। आगे डिटेल में इसको पीरियोडिक फंक्शन में भी हमने एक्सप्लेन करना है। टर्म है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। पेनिट्रेट का मतलब होता है सरायत करना, एबिलिटी ऑफ एन ऑर्बिटल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की एबिलिटी को हम कहते हैं पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसको मजीद कॉन्सेप्ट को वाज़ा करने के लिए अगर ये आप स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे ये वाले शेल्स हैं, शेल के अंदर हमें पता है सब शेल होते हैं। तो फर्स्ट वाला जो शेल है, ये वाला के शेल, इसमें हमें पता है सिर्फ एक ही सब शेल एस होता है और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इस एस सब शेल को देखें, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल नज़दीक है फर्स्ट सब शेल, तो इसकी न्यूक्लियस की इस इलेक्ट्रॉन के साथ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा है। तो ये सब शेल जो एस है, इसके इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो तब यहाँ से क्या होगा, जब भी इलेक्ट्रॉन किसी में ऐड होता है तो वहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द आएंगे एस सब शेल में, तब इसमें से एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब है अब ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे हैं? लोअर एनर्जी पे हैं। जो इलेक्ट्रॉन भी कम एनर्जी पे होते हैं, लोअर एनर्जी पे होते हैं, उनको हम कहते हैं कि ये स्टेबल है। तो ये पेनिट्रेशन अगर आप देखें सबसे ज़्यादा इसकी एस की है, क्योंकि ये न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा नज़दीक है, इसके सबसे ज़्यादा करीब है। उसके बाद अगर हम सेकंड शेल देखें जो एल शेल है, इसमें हमें पता है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें सब शेल 2 होते हैं। जितना नंबर ऑफ शेल होगा उसमें उतने ही सब शेल होंगे। तो इसमें कितने सब शेल हैं? सेकंड शेल में 2 सब शेल एस और पी। तो अगर आप न्यूक्लियस से इसका डिस्टेंस देखें
तो इसका डिस्टेंस ज़्यादा है। अब न्यूक्लियस की इस पे अट्रैक्शन इसकी निस्बत 1s की निस्बत 2s की अट्रैक्शन कम होगी। तो जब 2s की अट्रैक्शन कम है, इसका मतलब है इसकी पेनिट्रेशन भी यहाँ पे कम है, इसकी अट्रैक्शन भी न्यूक्लियस के साथ 1s की निस्बत कम है। तो इसका क्या मतलब है, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस से सबसे नज़दीक होता है, इस वजह से ये सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर रखता है, क्योंकि ये जब इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होंगे तो तब यहाँ से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी रिलीज होगी तो ये लोअर एनर्जी पे स्टेबल फॉर्म में होगा। तो अगर पेनिट्रेशन ऑर्डर हम देखें तो सबसे ज़्यादा s ऑर्बिटल, क्योंकि ये करीब है, उसके बाद फिर ये वाला p वाला, उसके बाद फिर d वाला, उसके बाद फिर f वाला। तो सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन ऑर्डर s का, फिर p का, फिर d का, फिर f का। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वाई 4s ऑर्बिटल इज फील्ड बिफोर 3d ऑर्बिटल। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वहाँ पे 4s ऑर्बिटल को पहले फिल किया जाता है, उसके बाद 3d ऑर्बिटल को फिल किया जाता है। तो इसकी रीज़न आपके ख्याल में क्या होनी चाहिए? यही जो हमने डिस्कस किया वही इसकी रीज़न है। s की पेनिट्रेशन पावर ज़्यादा है, ज़्यादा पेनिट्रेट करता है, न्यूक्लियस के नज़दीक है, स्टेबल फॉर्म में है। ठीक है, जो कम एनर्जी पे होता है वो स्टेबल फॉर्म में है। तो पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करने चाहिए? जिसकी एनर्जी कम हो। तो S में हम पहले इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं और D में बाद में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, क्योंकि S की एनर्जी कम है और D की एनर्जी इसकी निस्बत ज़्यादा है। तो फिर इसका आंसर क्या होना चाहिए? 4s हैज़ लोअर एनर्जी देन 3d। यही हमने डिटेल से कॉन्सेप्ट इसका देखा है। s ऑर्बिटल न्यूक्लियस के नज़दीक होने की वजह से एनर्जी रिलीज करता है, तो लोअर एनर्जी पे आता है स्टेबल फॉर्म में। तो जिसकी एनर्जी कम होती है, इलेक्ट्रॉन भी कोशिश करते हैं कि उसमें पहले फिल किए जाएं। तो ये इसका आसान सा आंसर है। ये इम्पोर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी आ सकता है। तो ये 3 टर्म्स हैं, शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। और उसके बाद हमने डिस्कस किया है पेनिट्रेशन ऑफ ऑर्बिटल्स को भी डिस्कस किया है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी हमने डिस्कस किया है। तो ये कॉन्सेप्ट अपने माइंड में रखें, आगे ये यूज़ होंगे जब हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करना है, जैसा कि आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, एटॉमिक रेडियस है और आयनिक रेडियस है। तो इसके लिए अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।